नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी टेक्निकल एग्जाम हुए हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यह जो वीडियो है ITI इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ट्रेडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप DRDO, UPPCL, DMRC, LMRC, UPRBN जितनी टेक्निक किसी भी टेक्निकल एग्जाम की अगर तैयारी करें तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में जरूर 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे जो जरूरी बात है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो बता देते हैं आपको। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? दोस्तों, पैसिव कंपोनेंट यानी कि निष्क्रिय अवयव उसे कहते हैं जो ओम एवं किरचॉफ के नियमों का अनुपालन करने वाली वैद्युतिक अवयव को निष्क्रिय अवयव कहते हैं। दोस्तों, इनके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं? तो प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक आदि अवयव आते हैं। और दोस्तों, ये जो निष्क्रिय अवयव होते हैं ये अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर रखते हैं, लेकिन वोल्टेज या धारा के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते। आप अगर कैपेसिटर को एक बार बिजली में दोनों तार को बिजली से कनेक्ट करके आप जब निकाल के आपस में शॉर्ट करेंगे तो चिट से आवाज आती है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो निष्क्रिय अवयव को अंतर्गत आता है और इसमें थोड़ी सी अल्प मात्रा में ऊर्जा स्टोर रहती है। फिर बढ़ते हैं सक्रिय अवयव। तो सक्रिय अवयव दोस्तों ओम एवं किरचॉफ के नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं, वो सक्रिय अवयव कहलाते हैं। जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, थारिस्टर आदि सक्रिय अवयव आते हैं। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। जितने भी प्रश्न सिलेक्टेड है क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के ज्यादा चांसेस है। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन परमाणु के सबसे भीतरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वह कौन सा अवयव है जिसका प्रयोग एक अर्धचालक के रूप में होता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अगर आप थोड़ा भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़े होंगे तो आशा करता हूँ आप इसका राइट आंसर जरूर बता देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम अवयव के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जर्मेनियम अवयव अवयव अवरोधक का विभव प्राचीर कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.3 वोल्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 0.3 वोल्ट। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की 25 अंश सेल्सियस तापमान पर बैरियर वोल्टेज कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वोल्ट होता है। कितना होता है दोस्तों? 0.7 वोल्ट हो। अगला प्रश्न है, अर्धचालक पदार्थ ना चालक है और ना ही, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर था अर्धचालक पदार्थ की चालकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध अणुओं को जोड़कर चालकता में वृद्धि की जा सकती है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चालन बैंड का संयोजी बैंड के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या संयोजन निम्न में से किस पदार्थ को दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा कठिन भी प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक। क्या कहलाएगा दोस्तों? अर्धचालक कहलाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, डायोड में वह धारा
जो बिना क्षति के अपने में से प्रवाह को गुजार सकता है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम सर्ज धारा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अधिकतम सर्ज धारा कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करेंगे सभी लोग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, किसी डायोड पर फॉरवर्ड वॉइस आरोपित करते ही उसके परिपथ में एक उच्च मानक धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा क्या कहलाती है? तो ये रही आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए सर्ज धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि धारा यानी कि दृष्टि धारा, ऑप्शन नंबर डी विसर्जन धारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि धारा कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? दृष्टि धारा कहलाएगी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एकल हरे रंग की एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 0.8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 2.0 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 2.2 वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी 2.1 वोल्ट। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.1 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टेज पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्ति प्रयोग की जाती है, जिसका नाम क्या है? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी। एलईडी का पूरा नाम हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। तो बहुत अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विचों में किया जाता है? यानी कि ये आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए टनल डायोड, ऑप्शन नंबर बी जीनर डायोड, ऑप्शन नंबर सी फोटो डायोड और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोटो डायोड। फोटो डायोड का दोस्तों प्रयोग हम लाइट को कंट्रोल करने में भी प्रयोग करते हैं और स्विच कहीं कहीं इसका प्रयोग स्विच के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त युक्ति है, यानी कि रेक्टिफायर परिपथ में कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी थायरिस्टर, ऑप्शन नंबर सी डायोड और ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी डायोड। अगला प्रश्न है रेक्टिफायर रेक्टिफायर की आउटपुट पर प्राप्त सिग्नल की प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है जो रेक्टिफायर से में आउटपुट में जो प्राप्त सिग्नल होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? पल्स युक्त होती है या वर्गाकार या चार्ट्रूथ या त्रिभुजाकार होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस पल्स युक्ति होती है। किस प्रकार की होती है? पल्स युक्ति होती है। अगला प्रश्न है रेक्टिफायर का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी स्थानों पर रेक्टिफायर को हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों पावर सप्लाई में भी करते हैं और रेडियो सिग्नल डिटेक्टर के रूप में भी करते हैं और एसी को डीसी में बदलने में तो बहुत ज्यादा ही रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड का एनोड किस वायस में धनात्मक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड वायस में धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ में कितने डायोड प्रयुक्त किए जाते हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए एक डायोड प्रयोग किए जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है एक हाफ वेव
रेक्टिफायर पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तुलना में रिपल का मान कितना होता है, यानी कि कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है या कोई निर्धारित होता है, उतना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। प्रत्येक लेख प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर के क्या लाभ है, यानी कि दो डायोड वाले रेक्टिफायर की तुलना में ब्रिज रेक्टिफायर के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो जो इसके लाभ है वो क्या होता है, एक भारी ट्रांसफार्मर से हमें छुटकारा मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड का प्रयोग करने की स्थिति में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर को प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फुल वेव रेक्टिफायर का निर्माण निम्न में से कितने डायोड प्रयुक्त करके नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का जो निर्माण है वो कितने डायोड का प्रयोग कर कर नहीं किया जा सकता है। तो दो डायोड का प्रयोग करके हम कर सकते हैं और चार डायोड का भी प्रयोग करके कर सकते हैं, लेकिन तीन डायोड का प्रयोग करके हम फुल वेव रेक्टिफायर को नहीं प्रयोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर परिपथ में एक समान दृष्टि धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किया गया विद्युत परिपथ निम्न में से क्या कहलाता है। प्रश्न को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है रेक्टिफायर परिपथ में एक समान दृष्टि धारा, एक समान यानी कि डीसी धारा प्राप्त करने के लिए किस विद्युत परिपथ का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट डीसी शक्ति तथा आरोपित एसी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर दक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रेक्टिफायर दक्षता कहलाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट की शुद्धता की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रिपल आवृत्ति। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए प्रयुक्त चोक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोक इनपुट फिल्टर। अगला प्रश्न है, श्रेणी प्रेरक फिल्टर में लोड के साथ किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सा फिल्टर में त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन प्रक्रिया संपन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फिल्टर में 3 स्तरों में फिल्ट्रेशन प्रक्रिया संभव होती है।